नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल में। मैं सुमित लेकर आया हूँ एक शानदार सा कॉन्सेप्ट GST एक्ट का, और आज के टॉपिक का नाम है शेड्यूल 2 ऑफ द GST एक्ट। दोस्तों, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने शेड्यूल 1 ऑफ द GST एक्ट के बारे में चर्चा किया था, और आज वहाँ से आगे बढ़कर हम लोग की जर्नी शेड्यूल 2 ऑफ द GST एक्ट पर आई हुई है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। दोस्तों, क्यों शेड्यूल 2 ऑफ द GST एक्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अर्लियर टैक्स रेजिम GST के पहले जो हमारा वैट का सिस्टम था, वहाँ पर जो हमारा वैट और सर्विस टैक्स का जो कॉन्सेप्ट था, वहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने में कि ये एक्टिविटी गुड्स है, ये एक्टिविटी सर्विसेज है, तो वहाँ पर बहुत ही एम्बिग्यूटी था, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज़ थे, जिसे कि जनरली समझना थोड़ा सा मुश्किल होता था। उसी एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए GST एक्ट में एक सेपरेट शेड्यूल बनाया गया जिसका नाम है शेड्यूल 2 ऑफ द GST एक्ट। इस शेड्यूल के तहत सारे एक्टिविटीज़ को चिन्हित किया गया, सारे एक्टिविटीज़ को लिस्ट किया गया, और उन एक्टिविटीज़ को ये बताया गया कि क्या ये एक्टिविटी गुड्स है या ये एक्टिविटी सर्विसेज में आती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसको हम लोग गुड्स बोलेंगे और कौन कौन सा एक्टिविटीज़ है जिसको हम लोग सर्विसेज बोलेंगे। तो आज का जो हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु है वो इसी पर हमें फोकस करना है। तो जो पहला मेरा एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी का नाम है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उस गुड्स को जैसे ही आपने ट्रांसफ़र किया, उसके टाइटल को और उसके ऑनरशिप को भी आपने ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब भी आप ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी भी गुड्स का, जब भी आप उसके टाइटल को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इन एक्टिविटीज़ को हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं दूसरे बिंदु पर। टोटल 16 बिंदु हैं दोस्तों। तो पहला बिंदु हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो बिंदु है हमारा, दूसरा बिंदु है एनी ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपने एक गुड्स ट्रांसफ़र तो किया, लेकिन उसके टाइटल आपने ट्रांसफ़र नहीं किए। सिर्फ आपने क्या ट्रांसफ़र किया? गुड्स ट्रांसफ़र किया, और गुड्स को यूज करने के राइट्स आपने ट्रांसफ़र किए। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों इसको। जैसे कि आपने एक मशीन रेंट पर अपने कस्टमर को दे दिया। तो जब भी आप एक मशीन रेंट पर अपने कस्टमर को दे देते हैं, तो वो उस टाइप की एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्योंकि आपने टाइटल या ऑनरशिप आपने ट्रांसफ़र नहीं किया, आपने सिर्फ गुड्स को यूज करने के राइट्स ट्रांसफ़र किए। उसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं तीसरे बिंदु पर। तीसरा बिंदु है एनी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन अग्रीमेंट दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट अ फ्यूचर डेट। मतलब क्या कर रहे हैं आप अपने कस्टमर के साथ एक अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, और उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि ये जो गुड्स है ये एक फ्यूचर डेट में इसकी टाइटल जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो बात हुई ना टाइटल ट्रांसफ़र करने की, तो जैसे ही बात टाइटल ट्रांसफ़र करने की हुई, भले ही वो फ्यूचर डेट में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है। तो अभी हम लोग 3 महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर डिस्कस किए जिसमें ट्रांसफ़र शब्द आया, और ट्रांसफ़र में पहला जो शब्द आया वो आया ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स। तो वो हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। जो दूसरा हमारा आया ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स इन गुड्स विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया मशीन को रेंट करने वाला, तो ये हमारा क्या हो गया? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और जो मैंने थर्ड बताया एनी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन अग्रीमेंट दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट अ फ्यूचर डेट। तो इस एक्टिविटी को हमने क्या बोला? सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे हायर परचेज अग्रीमेंट होते हैं दोस्तों। हायर परचेज में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जाते हैं कस्टमर बनकर
और हम उन्हें बोलते हैं कि आप हमारे साथ एक एग्रीमेंट कर लो, मैं आपको मंथली EMIs पे करूँगा और मंथली EMI पे करने के बाद जब मेरी EMI पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आप ये गुड्स हमारे नाम पे ट्रांसफ़र कर देना। तो ये एक हायर परचेज एग्रीमेंट बनता है। तो हायर परचेज एग्रीमेंट जैसे एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं चौथे बिंदु पर जाने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्यों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेदर दिस एक्टिविटी इज सप्लाई ऑफ गुड्स और वेदर दिस एक्टिविटी इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्योंकि दोस्तों जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे GST के एक्ट में, तो बहुत सारा ऐसा प्रोविजंस है जहाँ पर कि वो प्रोविज़न केवल और केवल गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए एप्लीकेबल है। बहुत सारा ऐसा प्रोविज़न है जहाँ पर सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल है। तो जब तक हम लोग ये ना समझें कि ये एक्टिविटी मेरा सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तब तक हम लोग उस प्रोविज़न को कैसे लगाएंगे उसमें। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये एक्टिविटी मेरा सप्लाई ऑफ गुड्स है या ये एक्टिविटी मेरा सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आप पहुंचते हैं अपने चौथे बिंदु पर। चौथे बिंदु का नाम है दोस्तों एनी लीज, टीनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चौथा बिंदु लैंड के ऊपर है। एनी लीज, एनी टीनेंसी, एनी ईजमेंट, एनी लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, एक आपने लीज एग्रीमेंट बना लिया लैंड को लेके, आपने एक लीज एग्रीमेंट बना लिया और आपने अपने कस्टमर को वो जो लैंड है लीज के तहत में दे दिया। वो अपना लैंड के ऊपर कोई बिजनेस करेंगे या आपने उस लैंड के ऊपर जो भी आपका अपने बीच में बात है वो बात की बात है। लेकिन जैसे ही आपने एक लीज एग्रीमेंट बना लिया लैंड को लेके, आपने वो लीज पर अपनी ज़मीन दे दी, तो दोस्तों क्या आपने कोई टाइटल ट्रांसफ़र किया? नहीं किया, सिर्फ आपने लीज पर एक एग्रीमेंट बनाई। तो इससे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज में लेकर जाएंगे। इसको हम लोग बोलेंगे ऐसे एक्टिविटीज़ को सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पहुंचते हैं दोस्तों पांचवें बिंदु पर। पांचवा बिंदु है एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग। आप समझिए, चौथा बिंदु था हमारा लैंड से रिलेटेड और पांचवा बिंदु है हमारा बिल्डिंग से रिलेटेड। कि अगर आपने कोई लीज या आपने लेट आउट कर दिया कोई बिल्डिंग, जैसे आपका एक दुकान है और आपने वो दुकान भाड़े पर दे दिया। एक मार्केट है, उस मार्केट में आपकी दुकान है और आपने वो दुकान भाड़े पर दे दिया। तो अब आप बताइए, क्या कोई टाइटल ट्रांसफ़र हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये हमारा सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएगा। तो लीज ऑफ लैंड एंड लीज ऑफ बिल्डिंग बोथ आर एज अ एक्टिविटी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। Our sixth points is any treatment or process applied to another person's goods। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक प्रोसेस कर रहे हैं और आपको वो जो प्रोसेस आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर कर रहे हैं, जिस गुड्स के ऊपर कर रहे हैं, वो गुड्स किसका है? किसी और का है, किसी दूसरे पर्सन का है। तो आपने दोस्तों जॉब वर्क का नाम सुना ही होगा। जॉब वर्क क्या होता है? जॉब वर्क दोस्तों एक ऐसा एक्टिविटी है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के तहत बात करें, मेरी एक रेडीमेड गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की बिज़नेस है और मैं क्या कर रहा हूँ, कपड़े बनाता हूँ। लेकिन उस कपड़े पर जो डाइयाँ हैं वो मैं कहाँ से करवाता हूँ? तो मैं एक किसी आदमी को भेज देता हूँ, आदमी को दे देता हूँ। तो मैं अपने कपड़े जॉब वर्क बेसिस में एक थर्ड पार्टी को दे दिया मैंने, और वो क्या करेगा, कपड़ों के ऊपर डाइज वगैरह करके और वो मुझे फिर से वापस कर देगा। तो वही ये जो पॉइंट है वो उसी के बारे में बता रहा है कि एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड टू अदर पर्सन्स गुड्स। तो क्या कोई यहाँ टाइटल ट्रांसफ़र की बात हो रही है? तो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिंपल से सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ऐसे एक्टिविटीज़ को हम लोग लेंगे। क्लियर है दोस्तों? महत्वपूर्ण 6 बिंदुओं के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और अब हम लोग पहुंचेंगे 7वें बिंदु के ऊपर। और 7वें बिंदु का नाम है बिजनेस एसेट्स ट्रांसफर्ड। क्या है?
बिजनेस एसेट्स ट्रांसफर्ड। नाम से ही लग रहा है दोस्तों, आपको नाम से ही लग रहा है बिजनेस के एसेट को हमने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आपने टाइटल दे दी। तो जैसे ही आपने ट्रांसफ़र कर दिया, टाइटल दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे किस में आएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स के सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने 8वें पॉइंट्स को लेके। 8वां पॉइंट है गुड्स हेल्ड फॉर बिजनेस यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस। समझिए ज़रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं कि आपके बिजनेस का आप एक बिज़नेस कर रहे हैं। सपोज दैट आप एक फ़र्नीचर की दुकान चला रहे हैं और एक फ़र्नीचर की दुकान चला रहे हैं और आपको खुद के ज़रूरत के लिए एक कुर्सी की ज़रूरत है आपको अपने घर में। आपने क्या किया, एक कुर्सी को ले गए अपने घर के लिए। तो अब आपको ये बताना है कि क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या ये एक सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। सप्लाई ऑफ गुड्स तो दोस्तों तब आएगा ना जब आपने टाइटल ट्रांसफ़र करा है। आपने यहाँ क्या कोई टाइटल ट्रांसफ़र करी है किसी और के नाम पे? नहीं, आपने खुद के लिए ले गए एक कुर्सी उठा के, आपको ज़रूरत था। तो ऐसे भी एक्टिविटीज़ को हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज में लेकर जाएंगे। ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र नहीं की है। अपना सामान खुद को ही रख लिया, खुद के ही पास रख लिया। तो इस बिंदु का नाम था गुड्स हेल्ड फॉर बिजनेस यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस। बिजनेस में रखा हुआ गुड्स आपने अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर लिया। तो ऐसे एक्टिविटी को हम लोग किस में लेकर जाएंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में लेकर जाएंगे। हमारा जो 9वां पॉइंट है गुड्स लेफ्ट आफ्टर वाइंडिंग ऑफ द बिजनेस। समझिएगा ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गहराई है इस बात में। जब आप एक बिज़नेस को वाइंड अप करते हैं, जब आप एक बिज़नेस को क्लोज करते हैं, तो क्या होता है, अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई आपके पास कि आप एक अच्छा खासा बिज़नेस चला रहे हैं और आपके पास एक परिस्थितियां पैदा हो गई, आपको बिज़नेस शट डाउन करना पड़ रहा है, आपको बिज़नेस वाउंड अप करना पड़ रहा है किसी भी वजह से। तो आपके गोडाउन में, आपके शोरूम में बहुत सारे गुड्स बच जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, इसको जीएसटी एक्ट में एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया गया है कि जैसे ही आपका बिजनेस अगर वाइंड अप हो जाता है, उस समय जो गुड्स आपके गोडाउन में या आपके पास बच जाते हैं बिजनेस में, तो उसको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट करते हैं। हमारा 10वां पॉइंट है दोस्तों, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप बताइए, मैं चूंकि धीरे धीरे वीडियो बना रहा हूँ सो दैट कि आपको भी समझने का और एनालाइज करने का समय मिल पाए। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब आप बताइए कि आपका एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपका एक बिल्डिंग है और आपने उसको रेंट आउट कर दिया, तो ये कैसे एक्टिविटीज़ में आएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा? ऑब्वियसली दोस्तों, आपने कोई टाइटल ट्रांसफ़र नहीं की है, रेंट पर एक बिल्डिंग को आपने लगाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ट्रीट करेंगे। ठीक है। हमारा जो 11वां पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं। आज 11वें पॉइंट को भी हम लोग बहुत आसानी से, आसान शब्दों में समझने का कोशिश करेंगे कि हमारा 11वां पॉइंट क्या बोलता है। टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और एनी सिविल स्ट्रक्चर। जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई सिविल स्ट्रक्चर करते हैं या आप कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उसे हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। दोस्तों, इसमें 2 कंडीशन है, whether this activity will be treated as a supply of goods or whether this activity will be treated as a supply of services। इसके 2 कंडीशन हैं। तो इन 2 कंडीशन, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तब हम लोग इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे, और अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तब हम लोग इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। तो टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर। क्या वो 2 कंडीशन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिस कंडीशन के तहत हम लोग इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। पहला जो कंडीशन है वो ये है कि आपने एक बिल्डिंग बनाई, ठीक है, और आप बिल्डिंग बनाकर क्या करते हैं, आप बिल्डिंग बनाकर बेच देते हैं। तो पहला जो कंडीशन है वो यह है कि अगर आपने बिल्डिंग बनाकर बेच दिया और अगर उसका इंटायर कंसिडरेशन
जो आपने फ्लैट बनाकर बेचा या आपने जो बिल्डिंग बनाकर बेची, उसका जो इंटायर कंसिडरेशन है वो रिसीव हो जाना चाहिए पहले ही। किसके पहले? तो पहला, जब उसका बिल्डिंग को बनाने के बाद जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, किससे? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही आपने कंसिडरेशन रिसीव कर लिया। या जो आदमी वो फ्लैट को या बिल्डिंग को खरीदा है, वो आदमी वहाँ पर आया यूज करने के लिए, वहाँ पर जब वो रहने के लिए आया, उसका जो फर्स्ट ऑक्यूपेशन है उससे पहले ही आपने कंसिडरेशन को सारा रिसीव कर लिया है। तो उस तहत में, उस पॉइंट्स में अगर आपने सारे कंसिडरेशन को रिसीव कर लिया, आइदर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले और फर्स्ट ऑक्यूपेशन होने से पहले, तो फिर ये हमारा सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ट्रीट किया जाएगा। अगर ये कंडीशन मेरा फुलफिल नहीं हुआ तो फिर इसको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स में लेकर चले जाएंगे। मतलब क्या है कि अगर कंसिडरेशन जो है आपको कब मिला? कंसिडरेशन मिला कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद, या आदमी रहना स्टार्ट कर गया उसके बाद आपको उसने कंसिडरेशन पेमेंट किया, तो फिर वो हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स में बोलते हैं। और इंटायर कंसिडरेशन होनी चाहिए दोस्तों, ये नहीं कि आधा पेमेंट हम अभी कर दिए और फिर वो रहने आ गया और फिर जो है सो वो बाद में हमको आधा पेमेंट कर रहा है। उस केस में भी उसको सप्लाई ऑफ गुड्स ही ट्रीट किया जाएगा। अगर 100 रुपये का मेरा कंसिडरेशन है टोटल, तो वो 100 रुपया मुझे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के पहले ही रिसीव हो जाना चाहिए, और नहीं तो वो जब रहने के लिए आएगा उससे पहले ही रिसीव हो जाना चाहिए मुझे, उन दोनों में से जो पहले होगा। तो दोस्तों क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पॉइंट नंबर 11। अब हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 12 की ओर। पॉइंट नंबर 12 में बोलता है दोस्तों, टेम्पोररी ट्रांसफ़र और परमिटिंग यूज और इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सबसे पहले जो इसका वर्ड था क्या था? टेम्पोररी ट्रांसफ़र। तो टेम्पोररी ट्रांसफ़र ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, टेम्पोररी गिविंग एनी परमिटिंग यूज और इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आप क्या कर रहे हैं? टेम्पोररी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या आपने ये परमानेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं? नहीं। तो अगर आप टेम्पोररी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये हमारा सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ट्रीट किया जाएगा। वही दोस्तों, अगर हम लोग परमानेंट ट्रांसफ़र कर देते तो परमानेंट ट्रांसफ़र कर देते तो फिर वो सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाता। सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर आप टेम्पोररी ट्रांसफ़र ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, टेम्पोररी ट्रांसफ़र ऑफ पेटेंट। आपने क्या किया, कोई बिज़नेस कलीग हैं, उन्होंने बोला कि देखो मुझे ना अभी ये पेटेंट की ज़रूरत है, आप क्या करो मुझे टेम्पोररी 1 साल के लिए मुझे ट्रांसफ़र कर दो, सो दैट कि मैं ये एक्टिविटी कर पाऊँ। तो आपने क्या किया, अपना जो पेटेंट है वो अपने नाम से ट्रांसफ़र करके दूसरे के नाम पे टेम्पोररी कर दिया आपने, सो दैट कि वो बिज़नेस को अभी उसी पेटेंट राइट्स के तहत चला पाए। तो ऐसे एक्टिविटीज़ को हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट करेंगे। 13वां जो पॉइंट है दोस्तों, 13वां पॉइंट है डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडाप्टेशन, अपग्रेडेशन ऑफ IT सॉफ्टवेयर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल से समझते हैं। ए लिमिटेड क्या कर रही है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना रही है। किसके लिए? बी लिमिटेड के लिए। और जब ए लिमिटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को बनाकर कंप्लीट कर लेगी तो फिर वो क्या करेगी? बी लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर देगी। तो ऐसे एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो वही कह रहा है कि अगर आप कोई IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, IT सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, या उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, या कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो इन सारे एक्टिविटीज़ को हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों 14th पॉइंट्स पे। 14 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। 14 पॉइंट है दोस्तों, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन, agreeing to obligation, to refrain from an act or to tolerate an act, or situation or to do an act। तो एक बार इसको धारा प्रवाह पढ़ते हैं। agreeing to obligation to refrain from an act,
or to tolerate an act or situation or to do an act। इसका मतलब क्या 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 कह रहा है? इसका मतलब पहला ये बोल रहा है कि आपने कोई सिचुएशन है उसको आपने टॉलरेट करना है, उसके लिए आपने एक एग्रीमेंट बना लिया। आपको कोई एक्ट करना है और आपको कोई सिचुएशन है उसको टॉलरेट करना है, या आपको कोई एक्ट करना है उसके लिए आपने कोई एग्रीमेंट बना लिया, या आपने कोई एक्ट नहीं करना है उसके लिए आपने एक एग्रीमेंट बना लिया। मतलब 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें। पहला कि मुझे ये एक्ट नहीं करना है, पहला मुझे ये एक्ट नहीं करना है, दूसरा मुझे ये एक्ट करना है, और तीसरा मुझे इस एक्ट को टॉलरेट करना है, मुझे इस सिचुएशन को टॉलरेट करना है। तो 3 चीज़ें हैं इसमें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2-3 एग्जांपल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, आपको दिक्कत ना हो इसके लिए मैं 2-3 एग्जांपल्स लेता हूँ। पहला एक एग्जांपल है, एक हमारा केबल ऑपरेटर है राम लिमिटेड, और एक हमारा केबल ऑपरेटर है श्याम लिमिटेड। राम लिमिटेड भी क्या करता है? केबल ऑपरेशन का बिजनेस देता है, और श्याम लिमिटेड भी क्या करता है? केबल ऑपरेशन का बिजनेस देता है। अभी श्याम लिमिटेड और राम लिमिटेड क्या किए? एक एग्रीमेंट बना लिए, और श्याम लिमिटेड ने राम लिमिटेड को अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि नोएडा में आप केबल ऑपरेशन मत कीजिएगा, आप ये हमारे अंदर रहने दीजिए। कर तो दोनों सकते हैं, लेकिन राम लिमिटेड ने क्या किया? बोला कि हाँ ठीक है, एक एग्रीमेंट बना लिया, और उस एग्रीमेंट को बनाने के बाद अब राम लिमिटेड क्या हो जाता है? बाउंड हो जाता है कि अब हम नोएडा के अंदर केबल ऑपरेशन का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये किस में चली जाएगी? सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ट्रीट की जाएंगी। तो ये सारे एक्टिविटीज़ जो एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन टू और टू डू एन एक्ट, ये जो भी चीज़ें, तीनों चीज़ें कि कुछ करने के लिए एग्रीमेंट बनाना, कुछ नहीं करने के लिए एग्रीमेंट बनाना, या किसी सिचुएशन को टॉलरेट करने के लिए एग्रीमेंट बनाना, ये सब सारे जो हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही ट्रीट किए जाएंगे। हम लोग अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्कूल है दोस्तों, और उस स्कूल के बगल में एक फैक्ट्री चलता है, और उस फैक्ट्री से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। जब फैक्ट्री सुबह 9 बजे खुलती है, उसमें स्कूल भी चल रहा होता है, और उस फैक्ट्री से क्या होता है? उस फैक्ट्री से काफ़ी आवाज़ें आती है मैन्युफैक्चरिंग की। कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट्री भी एज ए लॉ के हिसाब से काम कर रहा है, एज ए लॉ के हिसाब से वो सारे मापदंडों को मान रहा है, और उसको परमिट है कि वो अपना फैक्ट्री 9 बजे सुबह से लेकर के शाम के 6 बजे तक चलाए, अपना कभी भी चलाए, उसके पास परमिट है उसके लिए। लेकिन स्कूल वाले को क्या हो रहा है कि उससे डिस्टर्बेंसेस हो रही है। जब 9 बजे का क्लास लगता है तो वो लोग क्लासेस सही से नहीं कर पाते हैं, या किसी और तरह का डिस्टर्बेंसेस होता है, तो स्कूल वाले कहाँ जाते हैं? फैक्ट्री के पास जाते हैं अप्रोच करने के लिए। क्या अप्रोच करते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप ना 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप अपने फैक्ट्री को मत चलाइएगा, या जो आपका सर्टेन एक्टिविटीज़ जो 1 घंटे में आपका हो रहा है जिसके कारण हम लोगों को दिक्कत हो रही है, तो आप वो प्लीज़ ना करें। भले ही वो आपके लीगल टर्म्स के हिसाब से ही चल रहा हो, लेकिन आप प्लीज़ ना करें। और उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? एक एग्रीमेंट बना लिया आपस में। तो ये एक्टिविटीज़ भी हमारा कहाँ चला जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज में चला जाएगा।